किस विषय पर बात हो रही थी? सेक्शन 3 इस पर बात हुई थी और सेक्शन 3 पर बात लगभग कंप्लीट हो गई थी। सेक्शन 3 में वो कह रहा था, हालांकि सेक्शन 3 आप पढ़ कितना भी लो और पढ़ा कितना भी लो, लेकिन चाहे आप जुडिशियल अफसर हो जाना और चाहे वकील हो गए तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो फिर आपके लिए कानून का ही कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कानून में कुछ भी लिखा रहे, वो कुछ भी पूछते रहेंगे। और जब कहोगे कि ये क्यों लिखा रहे हो, ये तो लिखा ही नहीं जा सकता, अरे 2 मिनट में लिख जाएगा, तो 2 मिनट में तो ये भी लिख जाएगा कि राम राम राम, तो फिर ये भी लिखा दो। सवाल 2 मिनट का थोड़ी है, सवाल तो ये है कि क्या लिखा जा सकता है और क्या नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इससे मतलब नहीं कई मिनट में लिख जाएगा, इससे भी यार ठीक है। तो वहां अगर काम नहीं है तो फिर लोग राम राम लिखा करें एविडेंस के कागजों पर, लेकिन वहां अजीब ही ढंग का हाल है। और अगर आप जज हो गए तो मारे खिसियाहट के चुप रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इन मूर्ख शिरोमणि को समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों काम बराबर है। ठीक है, इसलिए चुप रहो, ये जो लिखा रहे हैं लिखा लेने दो, मूल्यांकन तो हम ही को करना है, मूल्यांकन करते समय देख लेंगे। अब ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कागज रंगवाएंगे जरूर, तो रंगवाने दो, लेकिन कंप्यूटर के रूप में, ठीक है, या सिद्धांत के जानकार के रूप में आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि साक्ष्य सिर्फ 2 तथ्यों का दिया जा सकता है, एक विवादित तथ्यों का और दूसरा सुसंगत तथ्यों का। और इसके बाद विवादक और सुसंगत तथ्यों का भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा यदि वे तथ्य ऐसे हैं जिनकी न्यायिक अपेक्षा, अर्थात जिनका जुडिशियल नोटिस ये लेने का विधायी निर्देश न्यायालय को विधायिका के द्वारा दिया गया है, या फिर जो तथ्य दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार हो गए, तो वे भले ही विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों इस श्रेणी के भी हो, फिर भी उनका कोई साक्ष्य ये नहीं दिया जाएगा। लेकिन किन तथ्यों का जुडिशियल नोटिस ये लिया जाएगा, ये आगे की बात है। और जो तथ्य स्वीकृत हो जाएंगे वे साबित नहीं किए जाएंगे, ये भी यथास्थान पिछले एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 वहां लिखा था, और इस एविडेंस एक्ट में भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। जब आएगा तब यथास्थान देख लेंगे, लेकिन मोटे तौर पर सेक्शन पिछले एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 और इस एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 ये घोषित करता है कि विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य, फैक्ट इन डिस्प्यूट और रिलीवेंट फैक्ट, इन्हीं का साक्ष्य दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उसने बहुत क्लियर कर दिया कि अन्य किसी भी तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। फैक्ट इन डिस्प्यूट आप जानते हैं कि फैक्ट इन डिस्प्यूट उन तथ्यों को कहते हैं जो तथ्य कैसे एक पक्ष के द्वारा कथित हैं और दूसरे पक्ष के द्वारा, ठीक है, उनके अस्तित्व का इनकार यह हुआ। और उन तथ्यों की विशेषता यह है कि अगर उनके अस्तित्व को, अर्थात उन विवादित तथ्यों को साबित कर दिया जाए, ठीक है, तो वे क्या करेंगे, किसी अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता, इसके अस्तित्व अनस्तित्व, दायित्व अथवा विस्तार, इसकी उत्पत्ति को अवश्यमेव कर देंगे, कंपल्सरीली। ऐसा होगा ही नहीं कि इनमें से 4 बातों में से एक बात हो ना जाए, इसी को फैक्ट इन डिस्प्यूट कहेंगे। लेकिन हर बार फैक्ट इन डिस्प्यूट ये ऐसी जगह पर घटित नहीं होंगे जिस जगह पर किसी व्यक्ति की उपस्थिति रहे,
और वो फैक्ट इन डिस्प्यूट को अस्तित्व में आते देख ले, ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्योंकि फैक्ट इन डिस्प्यूट क्या होगा? अपराध का किया जाना। फैक्ट इन डिस्प्यूट क्या होगा? संविदा का संपन्न होना। फैक्ट इन डिस्प्यूट क्या होगा? अकृत्य का होना। ये फैक्ट इन डिस्प्यूट होंगे, और ये हमेशा ऐसी जगहों पर हुए हों जहां साक्ष्यों की उपस्थिति हो, इनको अस्तित्व में आते हुए देखने के लिए। ये आवश्यक नहीं है, और जब ये आवश्यक नहीं है तो फिर उन मामलों में, जिन मामलों में फैक्ट इन डिस्प्यूट किसी ऐसी जगह पर अस्तित्व में आए हैं जहां साक्षी की उपस्थिति नहीं थी, उन जगहों पर जो फैक्ट इन डिस्प्यूट अस्तित्व में आएंगे, उनके संबंध में न्याय निर्णय करने का कोई तरीका ये बचेगा ही नहीं यदि सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को भी हम ग्राह्य नहीं घोषित करेंगे। और सुसंगत तथ्य होते क्या है? सुसंगत तथ्य हैं ऐसे तथ्य हैं जो विवादित तथ्यों से इस प्रकार संबंधित हैं कि संबंधों का वह प्रकार एक तस्मिन पश्चात वर्णित किया गया है। और चूंकि वे विवादित तथ्यों से संबंध रखते, उस तरह जो संबंधों का प्रकार एक तस्मिन पश्चात वर्णित है, इसलिए इन सुसंगत तथ्यों का अस्तित्व साबित होते ही इनसे संबंधित विवादित तथ्यों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को, जिसे परिस्थितियों का साक्ष्य यह भी कहा जाता है, उसको भी एडमिसेबल घोषित किया गया है। मानो बुद्धि, मानो अनुभव और मानव का ज्ञान ये जानता है कि सिर्फ जादू इसे छोड़कर या दैवीय कृत्य इसे छोड़कर कोई ऐसा काम नहीं जो बिना कुछ तथ्यों के अस्तित्व में आए अकस्मात अचानक एकदम अस्तित्व में आ जाए, यह संभव नहीं। मानव बुद्धि और मानव अनुभव और मानव ज्ञान ये जानता है कि अगर कोई काम करेगा तो उस काम की तैयारी हुई होगी, उस काम को करने की प्रेरणा संबंधित कर्ता को कहीं ना कहीं से मिली होगी, उस काम को करने का अवसर जिसे अकेजन कहा जाता है और जिसे प्रसंग ये भी कहते हैं, वो भी संबंधित कर्ता के पास रहा होगा। मानव अनुभव और ज्ञान ये भी कहता है कि वह अवसर जो अपॉर्चुनिटी कहलाता है, वह अवसर भी संबंधित कृत्य के कर्ता के पास रहा होगा। और यह भी बहुत संभव है कि मानव प्राणी अक्सर कृत्य हो या कुकृत्य, उसे करने के बाद कुछ व्यक्तियों को उसकी जानकारी दे देते हैं, स्वयं उनके सामने स्वीकार कर लेते हैं कि हमने अब वो काम कर दिया है। तो बहुत संभव है इस कार्य के कर्ता ने भी वैसा किया हो। ये वो परिस्थितियां हैं, ये वो, और परिस्थितियों को तथ्य ये भी कहा जाएगा, क्योंकि तथ्य के डेफिनेशन वो भी हम लोग देख कर आए। तथ्य के डेफिनेशन में उसने कहा वस्तु, वस्तुओं का संबंध और वस्तुओं की अवस्था, ठीक है, तथा कोई मानसिक दशा। और दृष्टांतों से स्पष्ट हुआ था कि वस्तु इस शब्द के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बल्कि ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे पक्षकारों के बीच का संबंध, या पक्षकारों के द्वारा कुछ कहा जाना, पक्षकारों के द्वारा कुछ देखा जाना, यह भी शामिल है। तो तथ्य ये जो है, जिन्हें हेतु, प्रेरणा, अकेजन, अपॉर्चुनिटी इस रूप में हमने देखा है, ये जब अस्तित्व में आएंगे तभी फैक्ट इन डिस्प्यूट अस्तित्व में आ सकते हैं, यदि वे मानवीय कृत्य के परिणाम हैं।
क्योंकि मानव का कोई कृत्य हेतु, तैयारी, परिणाम, अवसर, प्रसंग, ठीक है, इसके अभाव में अस्तित्व में आ जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए इन परिस्थितियों को सुसंगत तथ्य के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पहचाना है और सुसंगत तथ्य की डेफिनेशन में उसने लिख दिया कि ऐसे सभी तथ्य सुसंगत कहे जाते हैं जो एतस्मिन पश्चात संबंधों के द्वारा विवादित तथ्यों से संबंधित है। हमने आपसे जब शुरुआत कर रहे थे साक्ष्य अधिनियम की, तभी बात की थी, हमने कहा था साक्ष्य अधिनियम में दो प्रकार के तथ्यों की चर्चा होगी। एक वे तथ्य जिन्हें साबित होना है और एक वे तथ्य जिनसे के द्वारा उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित किया जाना है। जिन तथ्यों के द्वारा उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित किया जाना है, जिनके माध्यम से प्रश्नगत वाद या कार्यवाही में, ठीक है, याचित यानी मांगे गए अधिकार, दायित्व, योग्यता और अथवा निर्योग्यता को उत्पन्न होना है, ठीक है, उन तथ्यों जिनके साबित किए जाने के आधार पर इनकी उत्पत्ति होनी है, उन तथ्यों को हम क्या कहते हैं? साक्ष्य। उन्हीं को साक्ष्य कहा जाता है। और वे तथ्य जिनके साबित होने के आधार पर ये चीजें उत्पन्न होनी है, अधिकार, दायित्व आदि, उन तथ्यों को क्या बोलते हैं? विवादित तथ्य, फैक्ट इन डिस्प्यूट। ठीक है, फैक्ट इन डिस्प्यूट, इनको साबित किया जाना जरूरी है और इनको साबित साक्ष्य के माध्यम से किया जाएगा। कौन सा साक्ष्य? वो जो उन व्यक्तियों के द्वारा दिया जाएगा जो स्वयं विवादित तथ्यों को अस्तित्व में आते देखेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि वहां कोई नहीं होगा, इसलिए तब मिनिमम न्यूनतम उन व्यक्तियों के द्वारा जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के लिए जिन परिस्थितियों का अस्तित्व में आना जरूरी है, उन परिस्थितियों को अस्तित्व में आते हुए स्वयं देखेंगे और न्यायालय को बताएंगे कि वे परिस्थितियां अस्तित्व में लाते हुए हमने इन्हें देखा है। तो फिर निश्चित रूप से यह तय हो जाएगा कि इन्होंने ही फिर विवादित तथ्यों का, ठीक है, अस्तित्व संभव बनाया है। फिर यह बात तय हो जाएगी और फिर इन पर अधिकार, दायित्व या योग्यता अथवा निर्योग्यता, इसके अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार को निश्चित प्रकार से इनके विरुद्ध या इनके समर्थन में उत्पन्न किया जा सकेगा। तो बहुत युक्ति संगत है कि दो ही तथ्यों का साक्ष्य दिया जाए, या तो विवादित तथ्यों का और या सुसंगत तथ्यों का। और सुसंगत तथ्य मीनिंग देर बाई परिस्थितियों का साक्ष्य। इसलिए तो ये चीज हम लोगों ने देखी थी। एक आध परिस्थिति बहुतों के साथ हो सकती है। विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के लिए जो परिस्थितियां हैं, उनमें से एक आध परिस्थिति तो बहुत लोगों के साथ मिल सकती है। ये इतना नीच व्यक्ति है कि उसकी मृत्यु की कामना हम भी करते हैं, ये भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। और नीच व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पुलिस रिकॉर्ड में भी नीचे ही हो। उसने जिन लोगों के साथ नीचता की, वे या तो इतने भले लोग थे, इतने सहनशील थे, इतने ईश्वरवादी थे, या इतने कमजोर थे कि वे लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज के पास पहुंचे ही नहीं। तो किसी नीच आदमी के खिलाफ एफआईआर होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। एफआईआर हुए बिना भी आदमी बेहद नीच हो सकता है, और बेहद नीच व्यक्ति की मृत्यु की कामना हर कोई ठीक आदमी करेगा। ठीक है, प्रत्येक ठीक आदमी उसकी मृत्यु की कामना करेगा, लेकिन प्रत्येक ठीक आदमी उसे मार भी डालेगा, यह संभव नहीं है। ठीक है, मृत्यु की कामना तो हम भी करते थे, ये भी करते थे, उसे मार डालने का सुअवसर तो मेरे पास भी था, इनके पास भी था। लेकिन परिस्थितियों का साक्ष्य अगर इसके आधार पर हम किसी को दंडित करें, तो परिस्थितियां इतनी संपूर्ण होनी चाहिए, उनका साक्ष्य इतनी संपूर्णता के साथ दिया जाना चाहिए कि कोई संदेह बकाया न रहे कि इसके सिवा कोई और भी संबंधित काम कर सकता है।
या संबंधित विवादित तथ्यों को अस्तित्व में ला सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। परिस्थितियों का साक्ष्य इतना कंप्लीट दंडिक मामलों में होना चाहिए। सिविल मामलों में तो दिए गए साक्ष्य के आधार पर अगर परामर्शित होने लगे तब चीजों को साबित मान लिया जाता है, ये मालूम ही है हम लोगों को। लेकिन दंडिक मामलों में परिस्थितियों के आधार पर अगर किसी के दोष को साबित कर रहे हैं तो चेन इतनी कंप्लीट होनी चाहिए कि उसमें कोई संदेह ना बचे। ये कचहरी में आप सबके मुंह से सुनेंगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में चेन कंप्लीट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ये बताने की क्षमता वहां बहुत कम लोगों में होगी। क्यों होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि किसी में नहीं होगी, बहुतों में है बात, ठीक है। बार में भी बहुत योग्य लोग हैं, लेकिन अधिकांश आपको ये नहीं बताएंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन क्यों कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, ये बेयर में लिखा है, अब इस पर कोई केस ला देता है तो मेरा खून जलता है, क्योंकि फिर हमें वो समय की बर्बादी लगती है, वो समय की बर्बादी है। अरे इस पे क्या केस ला दे रहा हो, ये तो है ही है, ये तो स्थापित विधि है, इस्टेब्लिश लॉ है। और इस्टेब्लिश लॉ ये माना जाएगा न्यायालय को पता है, या फिर न्यायालय स्वयं मांग करे, तब बात अलग हो जाएगी, तब आपका कर्तव्य होगा वो देना। लेकिन जो चीजें स्थापित हैं उन पर समय की बर्बादी क्यों, और जो वहां होती है तो हमें बड़ी चिढ़ाती है। लेकिन चुप इसलिए रहते हैं कि बोलने का अर्थ है समय की और बर्बादी है, समय की और बर्बादी, वो वहां फिर और भिड़ंत होने लगेगी, ठीक है, फिर समय और बर्बाद होगा। इसलिए चुप रहो, बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। तो विवादित तथ्यों का साक्ष्य या सुसंगत तथ्यों का, और यही नहीं रुकी विधायी का, उन्होंने कहा अन्य किसी भी तथ्य का साक्ष्य नहीं, ये भी कहा। विधायी मंशा के मुताबिक अर्थान्वयन संविधियों का यह किया जाता है। और जब विधायिका यह करे अन्य किन्हीं भी तथ्यों का नहीं, इसका मतलब विधायी आशय यह है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। नहीं मतलब नहीं, ये आप नहीं बताएंगे कि इतनी देर में तो लिख जाता, लाओ लिखवा दें, नो, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कहता है भाई यही रुक सकता था कि विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, सुसंगत तथ्यों का दिया जाएगा। यह पॉसिबिलिटी है कि अन्य तथ्यों का भी दिया जा सकता है, लेकिन उसने बात एकदम क्लियर की, उसने कहा नो, अन्य किसी भी तथ्य का नहीं, क्योंकि वहां समय नहीं है, समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, लेकिन बर्बादी खूब ही हो रही है। और फिर स्पष्टीकरण भी कल हम लोगों ने देखा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता उसके मुताबिक जब किसी विवादित तथ्य का अभिलेखन यह किया जाता है तो उस विवादित तथ्य को साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनों से विवादित तथ्य नहीं मानते हैं, बल्कि उस विवादित तथ्य के उत्तर में जो कुछ कहा जाएगा उसे विवादित तथ्य मानते हैं, क्योंकि इनफैक्ट उसके उत्तर पर ही विवादित तथ्य की डेफिनेशन ये पूरी तरह लागू होगी। ये भी हम लोगों ने कल देखा था। अब इसके दृष्टांत कहता है सेक्शन 3 में, कहता खाकी मृत्यु कारित करने के आशय उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए काका विचारण किया जाता है। काके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य है। अब कौन कौन से तथ्य विवाद्य है? जो तथ्य विवाद्य है बस उन्हीं का साक्ष्य दिया जाएगा। कौन कौन सा? कि क्या काका खा को लाठी से मारना। भाई प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है कि लाठी मारकर हत्या की, तो विवादित तथ्य यह हुआ कि क्या लाठी से मारा। अब अगर कोई कहता है कि लाठी से नहीं, ठीक है, बंदूक से मारा, तो क्या हो रहा है? उसका यह साक्ष्य
विवादित तथ्यों के संबंध में है, और यह विवादित तथ्य को, विवादित तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक अनधिक संभाव्य बना रहा है। क्यों? अगर बंदूक से मारा होता तो घाव की, ठीक है, स्थिति कुछ अलग होती है, और लाठी द्वारा कारित घाव की स्थिति कुछ अलग होगी। इसलिए ऐसा प्रत्येक तथ्य है जो इस विवादित तथ्य के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को दर्शित करता हो, वह विवादित तथ्यों का साक्ष्य माना जाएगा। और साथ ही किसी ने लाठी खरीदते ले जाते ये देखा हो तो ये तैयारी के अंतर्गत सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य माना जाएगा। अब अगर किसी विवादित तथ्य के अस्तित्व को आप विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों दोनों के साक्ष्य से साबित कर सकते हैं, तो इस सबसे आदर्श स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति। आप ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो उन परिस्थितियों का, उन सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य भी दे सकता है जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक है, और जिसने स्वयं विवादित तथ्यों को अस्तित्व में आते देखा भी है। या आप दो साक्षी प्रस्तुत कर रहे हो, एक विवादित तथ्यों का, एक सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दे रहा है, तो भी अच्छा है। लेकिन आप मिनिमम, न्यूनतम इनमें से एक का साक्ष्य प्रस्तुत कर दोगे तो भी बात बन जाएगी। लेकिन आपको मिनिमम एक का साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना है। दूसरा कहता है काका ऐसी मार द्वारा खा की मृत्यु कारित करना। मृत्यु कारित करना ये नहीं, ऐसी मार द्वारा, क्योंकि जब तक मार द्वारा मृत्यु कारित नहीं होगी, यानी मार का काम किसके द्वारा, कार्य के कर्ता के द्वारा किया जा रहा है ना। अगर उसकी मृत्यु मार से नहीं हुई, मार तो हुई उसकी, मारा तो, लेकिन मारते ही वो गिरा, ठीक है, और गिरा एक सांप पर, और सांप ने काटा और वो मर गया, और सांप की वहां पर उपस्थिति ये मारने वाले को ज्ञात नहीं थी, तो मृत्यु तो दुर्घटना है, ठीक है ना। यद्यपि वो मारपीट के अनुक्रम में घटित हुई है, लेकिन ये अवैध कार्य करने में दुर्घटना हुई है। मारना अवैध था, लेकिन मारने का लक्ष्य मार डालना नहीं था, ये अवैध कृत्य करने में दुर्घटना हुई है। और ये पिछली आईपीसी में धारा 299 का, ठीक है, दृष्टांत का झाड़ी के पीछे वो नहीं जानता, गोली चलाने को प्रेरित करता है, तो कहता है यहां वो मुर्गा चुरा लेने के आशय, सॉरी, कहता मुर्गा चुरा लेने के आशय से, ठीक है। तो चुराना आशय क्या है, मुर्गा, लेकिन झाड़ी के पीछे का है वो नहीं जानता है, और का की मृत्यु कारित कर देता है गोली से। तो कहता है यहां वो अन्य किसी अपराध का दोषी हो तो हो, किंतु वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सांप पर गिरा, यह विधि विरुद्ध कार्य करने में घटित दुर्घटना है, तो उसे विधि विरुद्ध कार्य के लिए दंड मिलेगा। हां, यह विवाद्य है। अब अगर यह साबित होता कि नहीं उसकी मृत्यु मार से ही हुई, अब हत्या के लिए दोष सिद्ध हो भी सकता है, ठीक है ना। तो कहता है काका ऐसी मार द्वारा, ठीक है, खा की मृत्यु कारित करना, मार द्वारा मृत्यु कारित करना। हमने कहा ना इंस्टीट्यूट में एक एक शब्द जो लिखा है वो सार्थक है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। आप उसका एग्रीगेट मतलब नहीं निकालेंगे, नो, ये अनुमित नहीं है कि कुल मिलाकर मतलब ये है, ये निकाले, नो, एक एक शब्द का मतलब निकलेगा। तो कहता है ऐसी मार द्वारा मृत्यु कारित करना, यह विवादित तथ्य है, इसको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहता है खाकी मृत्यु कारित करने का काका आशय, क्योंकि अगर साशय काम नहीं कर रहा था तो भी सदोष मानववध की डेफिनेशन में आना कठिन हो जाए, फिर ज्ञान साबित करना पड़ेगा, कुछ तो साबित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तथ्य विवाद्य होंगे, इन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, चाहे वो सुसंगत तथ्य के रूप में आप दें और चाहे विवादित तथ्यों के साक्ष्य के रूप, अन्य किसी भी तथ्य का नहीं, ठीक है। फिर कहता है एक वाद करता अपने साथ वह बंद पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल
वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंद पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को, ठीक है, साबित कर सके। सॉरी, हम स्पष्टीकरण विवादित तथ्यों का जो था उसे धारा 3 का स्पष्टीकरण पिछली बात में बता गए। यहां तो स्पष्टीकरण ये लिखा है कि इस धारा में ये लिख दिया गया कि विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य आप देंगे, ठीक है। यू आर एम्पावर्ड टू लेट द एविडेंस ऑफ फैक्ट इन डिस्प्यूट एंड रिलीवेंट फैक्ट। लेकिन समय का कोई ध्यान रखेंगे आप या नहीं कि 20 साल बाद उठेंगे और चले आएंगे कि विवादित तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का हम साक्ष्य देंगे? ठीक है, आखिर एक अवसर होता है, ठीक है, कि आपकी प्रतीक्षा ही की जाएगी, ठीक है। तो ट्रायल को ठीक प्रकार और सम्यक प्रकार और जल्दी निपटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोसीजरल लॉज है उनमें यह व्यवस्था यह भी की जाती है कि आप विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य कब तक देंगे, यह भी बताया जाता है। और साथ ही इस नियम को इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, नमनीयता, लचीलापन ये रहे, रिगरनेस ना आए। और इसके लिए क्या लिख देते हैं कि न्यायालय यदि चाहे कि न्याय के हित में यह साक्ष्य को उस समय के बीतने के बाद भी ग्राह्य कर लेना चाहिए जो समय उसके दिए जाने के लिए विहित था, तो उस समय के बाद भी न्यायालय उस साक्ष्य का दिया जाना और लिया जाना विहित कर सकता है, क्योंकि ये ताकत अगर आपने नहीं दी फिर भी अन्याय होने की संभावना रहेगी। वी आर स्टडिंग द बिहेवियरल साइंस, हम मानव के व्यवहार के विज्ञान को पढ़ रहे हैं। और दुनिया में चीजें वैसे ही नहीं घटती जैसे सिद्धांतों में लिखी है, वैसे प्राकृतिक विज्ञानों में घटती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा, गति के नियम नहीं बदलेंगे, लेकिन मानव के व्यवहार का विज्ञान बदलेगा, इसलिए क्योंकि कभी उसे गुस्सा आएगी, कभी वो प्रसन्न होगा, कभी वो क्षमा के मूड में होगा, कभी वो दूसरों के द्वारा कुछ करने से रोक दिया जाएगा। इसलिए यहां पर यह लिखा है कि यह ठीक है कि यह धारा विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देने के लिए व्यक्ति को अधिकृत करती है, लेकिन इसके अधिकार के नाते से ही किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाएगा कि अगर सिविल प्रक्रिया संहिता में कहीं यह लिखा है कि आपको वाद पत्र या लिखित कथन के प्रस्तुतिकरण के साथ ही उस साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहिए, या अमुक अवसर पर आपको उस साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहिए जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य के रूप में अभिज्ञात किया गया, एक्नॉलेज किया गया है, तो आप अगर उस अवसर पर उस साक्ष्य को नहीं दे रहे तो फिर बाद में चाहे जब दे दो, नो, चाहे जब नहीं दोगे, हां न्यायालय अगर अनुज्ञात करे तो आप बाद में भी दे सकोगे। तो इसे लिखने की जो कला ये अपनाई गई वो स्पष्टीकरण के रूप में कि यह धारा विवादित तथ्यों और आपका सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देने के लिए आपको अनुज्ञात जरूर करती है, लेकिन केवल इसी के आधार पर आप किसी ऐसे तथ्य का, ठीक है, साक्ष्य देने से, ठीक है, सक्षम नहीं हो जाओगे, ऐसे किसी तथ्य का साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं हो जाओगे जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित किसी तत्सम प्रवृत्ति विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरंकित किया गया है, ठीक है ना। यदि न्यायालय ने अनुमति दी तब अलग बात है, कहता है यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी, ठीक है ना, जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा, ठीक है, उसे रोका गया है। हां न्यायालय अनुमति दे तब बात अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 हम लोगों ने पढ़ा था, जो पुराने एविडेंस एक्ट में क्या था, सेक्शन 5। और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 4 है, यह पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 थी, और इसे रेस जेस्टे का सिद्धांत इस नाम से जाना जाता है। रेस जेस्टे का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोग शाब्दिक अर्थ के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, नहीं तो पूछो बोले टॉट, यानी वो जो टेढ़ा मेढ़ा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। अधिनियमों के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पता था वो कब लागू हुए, बस उनके प्रवर्तन की डेट ये है और इसे ये कहा जाता है, बस इसके इतिश्री हो गई।
ठीक है, इसके अलावा आपके पास अपनी विद्वता को साबित करने के लिए, ठीक है, बहुत परिश्रम ये करना पड़ेगा, वो करने को अपराधी नहीं है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि पढ़ना और बात है और पढ़ने की बात करना ये और बात है। जब 3 अधिनियम आए थे ऐसे लग रहा था कि मानो अब कचेरी में जितने जूनियर थे सब पढ़ ही डालेंगे। बोले आईपीसी एविडेंस कब शुरू हो रहा? शुरू हो गया। ठीक है, जब तो पिछले 200 साल में पिछला एविडेंस नहीं पढ़ पाए, जब पिछले 150, 200, 250 सालों में तुम पिछली आईपीसी नहीं पढ़ पाए, ठीक है, जब तुम 150-200 वर्षों में पिछली सीआरपीसी नहीं पढ़ पाए तो आपकी कैसे पढ़ लोगे? ये उन्हीं को पढ़ना है जिन्होंने पिछली पढ़ी थी, वही ये पढ़ेंगे। जिन्होंने पिछले में ऐसे ही काम चलाया था वो इसमें भी ऐसे ही काम चलाएंगे, कुछ नहीं होगा। मूल वृत्ति थोड़ी बदल जाती है कानूनों के बन जाने से। तभी हमें बड़ी हंसी आती है जो लोग कहेंगे कानून बनना चाहिए इस विषय पर। अरे तो कानून तो पहले से बहुत बिशप बने हुए, इस बिशप बना हुआ, कोई कत्ल नहीं करेगा, नहीं हो रहा है कत्ल। कानून बन गया, तुम ये नहीं करो, तो जब तुम वो करने चलोगे तो क्या कानून की किताब उड़कर तुम्हारे मुंह में घुस जाएगी, तुम्हारी आंखों पर चिपक जाएगी? क्या होगा भाई ये मैं बताओ। करना तो तुम्ही को है, कानून क्या कर लेगा हमें ये समझाओ। ठीक है, अजीब बेवकूफी की बात है भाई। जैसे इलेक्शन है, लड़ा जाएगा तो पैसे खर्च होंगे, ये बिल्कुल तथ्य है, इसको कोई नहीं नकार सकता। शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद कर लेने से और रेत में सिर घुसेड़ लेने से खतरे तो नहीं टल जाते। आपको तथ्यों से निपटना पड़ेगा। कागजों पर ईमानदारी की बातें करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वास्तविकता में ईमानदारी जिस तरह से घटित हो सकती है उस तथ्य और परिस्थिति को हमें स्वीकार करना होगा। हम आप सब अपेक्षा करते हैं कि चुनाव में उम्मीदवार हमें यह बताए कि उस जिसको हम वोट देना चाहते हैं उसका ठीक है निशान किस नंबर पर है, तो उसके लिए उसे मॉडल बैलेट छपवाना पड़ेगा। और मॉडल बैलेट में पैसे खर्च होते हैं, वो क्या घर से लाएगा? ठीक है, चंदा तो उसे चाहिए। और यह भी तय, यह भी मानवीय है, ठीक है, कमी है कि भले ये अच्छी हो और ये खराब हो। ठीक है, हमने इन्हें चंदा इसलिए दिया क्योंकि ये अच्छी थी और इन्हें इसलिए नहीं दिया कि ये खराब थी। लेकिन अगर ये जीत गई तो मेरा उत्पीड़न करेंगी अगर इन्हें पता लगा कि हमने इन्हें चंदा नहीं दिया था, इन्हें दिया था, और जीती ये। ठीक है, ये संभव है, अच्छा ही जीतेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन बॉन्ड कैंसिल करके क्या अच्छा किया है बुरा? आपने तो और बुरा किया। आप बता रहे हो कि सब राइट टू नो इसके अंतर्गत वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर यह पता लगेगा किस राजनीतिक दल को किसने कितना चंदा दिया तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे पारदर्शिता कुछ नहीं बढ़ेगी, इससे बेईमानी को प्रश्रय मिलेगा। आपको कुछ हार्ड फैक्ट स्वीकार करने होंगे। और हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग नाटकों में विश्वास रखते हैं। हम नाटक करते हैं, ठीक है, तथ्यों पर बात कभी नहीं करेंगे। हम चोर हैं ये स्वीकार करके, आप पहले स्वीकार तो करो हम चोर हैं, उसके बाद चोरी से मुक्ति के रास्ते ढूंढे जा सकते। ये कागजी ईमानदारी है और ऐसी कागजी ईमानदारी हिंदुस्तान में पिछले 75 वर्षों से लगातार अनवरत जारी है। और इसीलिए इस कागजी ईमानदारी में कोई कमी नहीं आती और व्यवहारिक तौर पर बेईमानी बढ़ती ही चली जाती है। कारण यही है कि हम कागजी तौर पर ईमानदार हैं, ऐसे कागजी तौर पर पढ़ने वाले हैं। हम घोषणाएं करते हैं तो हम पढ़ेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी, एक डीपी लगाई बढ़िया, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी की किताब का फोटो खींचा और लगा दिया। इससे किताब क्या घुस जाएगी?
कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही आप क्या करते हैं, विभिन्न शब्दों के अर्थ क्या है सिर्फ इतना ही जानते हैं। तो रेस्ट जेस्टे इसका अर्थ भी आपने जान ही लिया होगा अब तक, इसलिए फिर भी प्रसंग में बताना ठीक होता है, इसलिए बता देते हैं कि रेस्ट जेस्टे मतलब है जो किया गया, जो किया गया। जब भी आप कोई ऐसा संव्यवहार करेंगे जिसमें विवादित तथ्य अस्तित्व में आएंगे, तो वो पूरा संव्यवहार आपके द्वारा किया गया है। उस संव्यवहार में आपने अनेकों छोटे छोटे काम किए हैं जिनसे मिलकर वो संव्यवहार गठित हुआ है। ठीक है ना? आप किसी को मार डालने का काम करते हैं, तो उस मार डालने के संव्यवहार में आप सिर्फ उसे मारते ही नहीं है, उसकी ओर दौड़ते भी हैं। मार डालने के पश्चात कई बार आप उससे बहुत घृणा करते होते हैं तो उसे घसीटते भी हैं, मारते हुए कुछ कहते भी हैं, और मार डालने के पश्चात भी कि निपटा दिया साले को, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ये भी करते हैं। मरने वाला भी चुपचाप मर नहीं जाता कि आप आए और आपने मारना शुरू किया वो चुपचाप मर गया, ऐसा भी नहीं होता कि वो बिल्कुल शांत भाव से तपस्वियों की भांति मर जाए, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, हो सकता है आपने एक ब्लो उसे दिया हो जो प्राण घातक न हो, तो वो दौड़ा हो और दौड़ते हुए उसने कुछ कहा हो, जो कुछ उसने कहा हो वो एक मकान में बैठे व्यक्ति ने सुना हो, लेकिन उसने ये ना देखा हो कि कौन दौड़ रहा था और कौन दौड़ा रहा था। ये सब बातें संभव है। और जब हम लोगों के दोष को साबित करना चाह रहे हैं तो हम हर उस तथ्य का साक्ष्य ग्राह्य करेंगे जो या तो विवादित तथ्यों का साक्ष्य या सुसंगत तथ्यों का। आपने मार डाला, आप भाग गए, मार डाला मीनिंग दर अपनी समझ में, क्योंकि आप मार डालोगे और कोई मर ही जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। कोई उसके पास गया, उसने पूछा किसने मारा, संव्यवहार खत्म हो चुका है। वो संव्यवहार जिसमें उसकी मृत्यु हो रही है वो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मृत्यु बाकी है, संव्यवहार तो अंत हो चुका है। वो आपको उसका नाम बताता है, ठीक है, कि फला ने मारा। ठीक है, यह भी सुसंगत परिस्थिति है, क्योंकि वो तुम्हें क्यों झूठ बोलेगा, उसमें झूठ बोलने की कोई, झूठ बोलने के लिए कोई प्रेरणा ये नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने का अर्थ होगा असल मारने वाले को बचाना, और वो असल मारने वाले को क्यों बचाएगा, वो किसी भी निर्दोष को क्यों फंसाएगा। ठीक है ना? यद्यपि यह भी संभव है, लेकिन ये तभी संभव है जब मारने वाला उसका बहुत नियर एंड डियर हो, तब किसी को फंसा भी सकता है। इसलिए इस परिस्थिति को सिर्फ सुसंगत घोषित करेंगे, निश्चायक साक्ष्य नहीं, इसीलिए कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सुसंगत है। हां, इसकी प्रोबेटिव वैल्यू, इसके साक्ष्य का प्रमाणक मूल्य ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? इसलिए प्रमाणक मूल्य तो अधिक है, लेकिन निश्चायक नहीं। तो रेस जेस्टे का मतलब यह हुआ कि ऐसे सारे तथ्य जो स्वयं विवादित नहीं है, किंतु विवादित तथ्यों से इतने समय पूर्व या इतने समय पश्चात यह विवादित तथ्यों के साथ साथ वे तथ्य घटित हुए हैं, और वे तथ्य ऐसे हैं जो उस संव्यवहार के सही रूप, गुण और प्रकृति इस पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, उस संव्यवहार के सही रूप, गुण और प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। जिस संव्यवहार में विवादित तथ्य उत्पन्न हुए उस संव्यवहार के सही रूप, गुण और प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। मीनिंग देयर में उस संव्यवहार को उत्पन्न करने वाला है यह अगर कहता कि वो दुर्घटना थी, ठीक है, दुर्घटनाएं भी होती हैं जीवन में, और दुर्घटनाओं से भी परिणाम वही निकलते हैं जो घटनाओं से निकलते हैं।
घटना और दुर्घटना, इसके बीच जो फर्क आता है वो फर्क क्या होता है? वो सिर्फ आशय और ज्ञान, इसके अंतर होते हैं। आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन आदि आदि से जो आप घटित कर देते हैं, ठीक है, उसे हम घटना मानते हैं। और जो दैवीय दुर्भाग्य से घटित हो जाता है उसे हम दुर्घटना मानते हैं। ठीक है, तो घटना और दुर्घटना का फर्क, यह अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता, इसकी उत्पत्ति को करता है। इसलिए घटना और दुर्घटना के फर्क को निर्धारित किया जाना जरूरी है। तो ऐसे तथ्य जो विवादक स्वयं नहीं है, स्वयं तो विवादक नहीं है, किंतु विवादक तथ्यों से इतने समय पूर्व घटित हुए या इतने समय पश्चात घटित हुए कि ऐसा लगता है मानो उन तथ्यों के रूप में, ठीक है, क्या आया है? घटना का जो प्रभाव और परिणाम है, यानी संव्यवहार का जो प्रभाव और परिणाम है, वही सामने आ गया है। यानी संव्यवहार की सही रूप, गुण और प्रकृति यही सामने आ गई है, ऐसा लगता है। वो स्वयं विवादक नहीं है, यानी एक पक्ष उनका असर्शन कर रहा हो, दूसरा पक्ष उनका डिनाइल कर रहा हो, और अगर वो साबित हो जाए तो अकेले ही, ठीक है, या किसी तथ्य के साथ संसक्त होकर किसी अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता इसको उत्पन्न करके, ऐसी दशा तो नहीं है, ये तो नहीं है। लेकिन उन तथ्यों को जब हम विचार में लेते हैं तो जो संव्यवहार है उसकी सही रूप, गुण और प्रकृति ये ध्यान में आ जाती है। और वो संव्यवहार के या तो साथ साथ घटित हुआ, ये दूसरी शर्त है, या तो संव्यवहार के साथ साथ घटित हुआ, या संव्यवहार से कुछ समय पूर्व, या संव्यवहार के कुछ समय पश्चात घटित हुआ। अब ये कुछ समय, कितना समय हो, इसी पर न्यायालय का विचार निर्भर करता है। न्यायालय का विचार अर्थात न्यायालय किस ढंग से विचार करता है? मानो वो एक आम आदमी है, आम आदमी, यानी एक आम आदमी कितने समय पश्चात घटित हुए तथ्यों को संव्यवहार का भाग नहीं मानेगा, और कितने समय पूर्व घटित हुए तथ्यों को संव्यवहार का भाग नहीं मानेगा बल्कि योजना का हिस्सा मानेगा। ठीक है ना? इसी पर न्यायालय का विवेक निर्भर करता है, और वह विवेक एक आम आदमी के विवेक के समान होता है। आप किसी को मार रहे हैं, ठीक है, अधिकतर उदाहरण, चूंकि हम क्रिमिनल के आदमी हैं इसलिए अधिकतर मेरे उदाहरण दंडिक विधि के होते हैं, अन्यथा ये लागू सिविल और क्रिमिनल दोनों को है। ठीक है, यह साबित किया गया है। एक प्रश्न यह है कि तुमने अमुक वस्तु विक्रय की संविदा के अनुक्रम में इन्हें दी या नहीं दी। यह साबित किया गया कि हमने इनसे कहा था कि ठीक से ले जाना, उन तक जानी है, कलकत्ता में वो रहते हैं, उन तक कलकत्ता ठीक से पहुंचाना। अब हमने इनसे ये कहा या नहीं कहा, यह विवाद नहीं। विवाद तो यह है कि क्या कलकत्ता भेजी हमने, विवाद तो यह है। लेकिन इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। हम ये क्या पागल हो गए जो हम फ्री में कहेंगे? कोई कह सकता है कि नहीं भाई हमने सुना था, ये इनसे कह रहे थे कि भाई ठीक से ले जाना, ठीक से पैक वैक कर लेना, 1200 किलोमीटर है कलकत्ता, यहां से बहुत दूर जाना है। अब ये तथ्य विवादित तथ्यों के घटित होने से इतने समय पूर्व, अब हो सकता है हमने सुबह कहा हो, हम कचहरी चले गए, इन्हें शाम को किया हो, लेकिन और सुबह और शाम में 24 घंटे का फर्क या 12 घंटे का फर्क आ गया, लेकिन ये कुछ समय पूर्व ही मानेगी। इसीलिए न्यूमेरिकली ये नहीं लिखा कि इतने समय पूर्व, बल्कि एक ऐसे शब्द का उपयोग किया जहां पर विवेकाधिकार बना रहे, इतने समय पूर्व। ठीक है, कोई किसी की हत्या करता है तो ऐसा नहीं करता कि जाए चुपचाप, ठीक है, गाली बकते हुए लोग जाते हैं कि तेरी तो ऐसी रही हो वैसी रही, ठीक है, और फिर मारो साले को, ये वो, इस प्रकार के शब्द कहते हैं। जब मार रहे होते हैं तो मारने वाला और पिटने वाला या मरने वाला दोनों कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। पिटने वाला दर्द से चिल्ला ही रहा होता है, ठीक है, मारने वाले का नाम लेकर लोगों से बचाने की अपील यही कर रहा होता है, ठीक है, कुछ तो कह रहा होता है। तो ये सारे शब्द, इन सभी शब्दों का उच्चारण, ऐसे सारे तत्व जो संव्यवहार के इतने पूर्व घटित हुए, इतने पूर्व गाली देते हुए लोग तेरी तो है भाई, दौड़े पकड़ा तो अभी संव्यवहार शुरू तो नहीं हुआ। संव्यवहार तो तब शुरू होगा जब आप पकड़ लेंगे और मारना शुरू कर देंगे, तब शुरू होगा ना। लेकिन इतने समय पूर्व वो तथ्य आज तो तुम्हें आ रहे हैं
कि अभी संविभार तो शुरू नहीं हुए, लेकिन इस, ठीक है, दौड़ने को, कहने को इस संविभार का भाग यही माना जाना चाहिए, और एक आम आदमी इसे संविभार का भाग ही मानेगा। और ऐसे ही पश्चात की स्थिति, और ऐसे ही साथ की स्थिति। और ये शब्द संविभार के सही रूप, गुण और प्रकृति, इस पर प्रकाश डालना है, इसलिए ये इस संविभार के भाग ये घोषित कर दिए गए। ठीक है, क्या कहता है? जो तथ्य विवादक न होते हुए, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से उस प्रकार सुन सकते हैं कि वे एक ही संविभार के भाग हैं, इस प्रकार सुन सकते हैं। हमने कहा था सुसंगत तथ्य विवादक तथ्यों से संबंध पर आश्रित है। ठीक है, इसीलिए विवादक तथ्य क्या? संविभार, वो जिसमें विवादक तथ्य घटित हुए वो है ना विवाद, उससे इस प्रकार सुन सकता है कि वो एक ही संविभार का भाग बन गया है, इस प्रकार सुन सकता है। ठीक है, वे तथ्य सुसंगत हैं, और जब सुसंगत है तो धारा 3 के मुताबिक उनका साक्ष्य दिया जाएगा, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। अपराधों की तैयारी अपराधों से बहुत पहले, ठीक है, या संविदा भंग की तैयारी संविदा भंग से बहुत पहले, या कृत्य की तैयारी या कृत्य को इनएक्चुअल करने से बहुत पहले शुरू हो सकती है, और वह तैयारी एक स्थान पर हो सकती है और विभिन्न स्थानों पर हो सकती है। कसौटी सिर्फ इतनी है कि वे तथ्य एक आम आदमी के द्वारा उसी संविभार के भाग माने जाएंगे। इस प्रकार सुन सकते हैं वे कि वे उसी संविभार के भाग बन गए जिस संविभार में विवादित तथ्य घटित हुआ। उदाहरण दिए हैं आपकी किताबों में। रतन बनाम क्वीन, महिला क्या है, पुलिस मांग रही, पुलिस स्टेशन फोन करके। पुलिस का जो ऑपरेटर है महिला का फोन रिसीव कर रहा है, और महिला बड़ी मुश्किल से बोल पा रही है और कह रही है कि उसे पुलिस चाहिए, और उसने पुलिस को अपना नंबर नोट कराया है। ठीक है, अपना एड्रेस नोट कराया। जब तक पुलिस और कुछ पूछ पाती, फोन कट गया है। पुलिस जब वहां पहुंचती है, महिला मरी हुई पाई जाती है। अब प्रश्न यह है किसने आत्महत्या की या हत्या की, क्योंकि आत्महत्या में भी मरेगी और हत्या में भी मरेगी। लेकिन महिला के द्वारा आत्महत्या करने से पहले कोई पुलिस को फोन नहीं करता है, क्योंकि वो तो चाहता है हमारी मौत किसी को ना पता लगे, ताकि कोई हमें बचाए ना। वो पुलिस को क्यों फोन कर रही है? इसका मतलब यह कि हत्या का संविभार इनएक्चुअल उस समय घटित नहीं हुआ था, क्योंकि अगर इनएक्चुअल घटित हो गया तो मरी गई होती, बात ही खत्म थी। लेकिन हत्या का संविभार शुरू जरूर हो चुका था, क्योंकि शुरू नहीं हुआ तो वो ज्योतिषी नहीं थी कि पहले ही फोन करके कि अब हमारी हत्या होने वाली, लाओ पुलिस मांग ले। ये भी संभव नहीं था। इसका मतलब हत्या का संविभार शुरू तो जरूर हो गया था। वो संविभार शुरू हो गया था जिसमें इनफैक्ट हत्या की गई, लेकिन इनफैक्ट हत्या उस समय नहीं हुई थी। मानव का अनुभव और ज्ञान यही कहता है। उसके द्वारा पुलिस को फोन करना, पुलिस से सहायता मांगना, अपना एड्रेस बताना, यह दर्शित करता है कि प्रश्नगत मृत्यु आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और उसका फोन करके पुलिस मांगना यह विवाद नहीं है। विवाद तो यह है कि उसकी मृत्यु हत्या है अथवा आत्महत्या। लेकिन यह शब्द न सिर्फ संविभार के भाग, ठीक है, सिद्ध होते हैं, बल्कि यह शब्द उसी संविभार के भाग मान लिए जाएंगे। ये शब्द विवादित तथ्यों के घटित होने के संविभार से इस प्रकार संसक्त हैं कि इन्हें उसी संविभार का भाग माना जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए यह शब्द संविभार के सही रूप, गुण और प्रकृति पर, ठीक है, प्रकाश डालना है। इसलिए यह उन तथ्यों के साथ साथ घटित न होने के बाद भी, यानी हत्या या आत्महत्या जो भी जिससे मृत्यु हुई उससे बहुत पहले घटित हो जाने के बाद भी सुसंगत हैं, और इनका साक्ष्य धारा 4 के द्वारा, ठीक है, मान्य घोषित करने के कारण से धारा 3 में दिया जा सकता है। ठीक है ना। अब एक चीज और,
होता क्या है? रेसिस्टर की आलोचना क्यों है? रेसिस्टर की आलोचना इसलिए होती है कि बड़ा अनिश्चितता भरा सिद्धांत है। न्यायालय चूंकि भिन्न भिन्न पीठासीन अधिकारियों से मिलकर बनता है, इसलिए भिन्न भिन्न पीठासीन अधिकारी ये, क्योंकि ये कहा ना कि वे तथ्य जो विवादित तथ्यों से इस प्रकार सुन सकते हैं कि एक ही संविवार के भाग मान लिए जाए, वे संविवार से कुछ समय पूर्व ये घटित होने चाहिए, या कुछ समय पश्चात, या संविवार के साथ साथ ये घटित होने चाहिए। और इनकी विशेषता ये होनी चाहिए कि संविवार के सही रूप, गुण और प्रकृति इस पर प्रकाश डाल रहे हों। ठीक है, तब वो धारा 4 पुरानी, धारा 5 वो धारा 6 पुरानी, उसमें रेजिस्ट्री का भाग होकर सुसंगत होंगे। यानी रेजिस्ट्री के अंदर अंतर्गत तथ्य सुसंगत हो जाए, इसके लिए दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, वो संविवार से कुछ समय पूर्व या संविवार के कुछ समय पश्चात या संविवार के साथ साथ घटित हो। और दूसरा, वे इस ढंग के सक्षम तथ्य हो कि वे संविवार के सही रूप, गुण और प्रकृति इसे स्पष्ट करें। ये दो विशेषताएं होनी चाहिए। रेजिस्ट्री की आलोचना इस पर होती है कि न्यायालय कभी तो ये मानने लगते हैं कि न्यायालय की अमुक तथ्य संविवार से कुछ समय पूर्व घटित हुए और इस संविवार के भाग है, और कभी मानते कि नहीं है। जैसे आर बनाम बेडिंगफील्ड। आर बनाम बेडिंगफील्ड में क्या है? लड़की का गला कटा है, सामने उसकी जैसे ही चाची पड़ी, वैसे उसने एक शब्द बोला कि देखो बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दशा की है। अब न्यायालय ने कहा कि भाई गला तो उसका कमरे में कटा था, जब वो बाहर आई तो चाची से सामना हुआ। ठीक है, इसे ठीक है, लड़की के घायल होने का जो संव्यवहार है, ठीक है, उसके कुछ समय पूर्व या कुछ समय पश्चात जो कथन किए जाएंगे उन्हें रेजिस्टर में ग्राह्य किया जाएगा। जिस समय लड़की का अपनी चाची से सामना हुआ, उस समय संव्यवहार को पूर्णता प्राप्त किए इतना समय व्यतीत हो चुका था कि इसे युक्त संगत रूप से इस संव्यवहार का भाग माना ही नहीं जाना चाहिए। यह माना जाना चाहिए कि संव्यवहार बहुत पहले खत्म हो चुका था, और संव्यवहार बहुत पहले खत्म हो जाने की दशा में लड़की का दिमाग चैतन्य हो गया था और वह किसी को फंसाने के लिए झूठा कथन कर सकती है। उन्होंने कहा कि संव्यवहार का भाग होने के लिए जरूरी यह है कि कथन संव्यवहार से कुछ समय पूर्व, कथन से, ठीक है, या संव्यवहार के कुछ समय पश्चात इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह लगे कि मानो संव्यवहार का कारण या संव्यवहार का परिणाम यही व्यक्ति के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा है, ऐसा लगना चाहिए। ठीक है ना। यहां लड़की का सामना होने में बहुत देर हो गई, इसलिए लड़की के पास झूठा कथन बना लेने का, सोचने का अवसर यह रहा होगा, और उसकी मृत्यु की संभावना यह भी उसे ज्ञात नहीं थी उस समय। और इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन और भारत में मृत्युकालिक कथन, इसमें जब अंतर करेंगे हम लोग तो देखेंगे इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन इसके सुसंगत होकर ग्राह्य होने के लिए आवश्यक शर्त है कि, ठीक है, कथनकर्ता को कथन करने के समय अपनी मृत्यु की आशंका रहे। और आर बनाम बेडिंगफील्ड में उन्होंने कहा कि रेजिस्ट्री के रूप में भी लड़की का यह कथन ग्राह्य नहीं है। क्यों? क्योंकि संव्यवहार खत्म हुए बहुत देर हो गई थी। और मृत्युकालिक कथन के रूप में भी ये ग्राह्य नहीं। क्यों? लड़की को मरने की आशंका नहीं थी, इसलिए अग्राह्य है, ये कह दिया। और आर बनाम फोस्टर, आर बनाम फोस्टर में दुर्घटना हुई, मोटर दुर्घटना। मोटर दुर्घटना होते किसी ने नहीं देखा, लेकिन मोटर दुर्घटना से घायल आदमी जब वहां पड़ा था, एक आया, उसने पूछा कैसे हुआ, उन्होंने बताया साहब फला फला ने टक्कर मारी है। जबकि उस समय बहुत समय व्यतीत हो चुका था। न्यायालय ने इसे ग्राह्य कर दिया, कहा यह उसी संव्यवहार का भाग है। आर बनाम कृष्टाई, ये मुकदमा है आपके यहां किताबों में। आर बनाम कृष्टाई में एक लड़के पर अशिष्ट आक्रमण यह हुआ,
उसने अपनी मां को बताया, इन्होंने कहा बहुत देर बाद बताया है, इसलिए इस व्यवहार का भाग नहीं, इसलिए रजस्टेम गिराए नहीं। ठीक है, रतन बनाम रेजिना उसमें इसी प्रकार से ग्राह्य कर दिया। तो इतनी अनिश्चितता है कि कब न्यायालय ग्राह्य करेगा और कब नहीं करेगा, ऐसा लगता है निरंकुशता है। और निरंकुशता अगर कहीं है तो भले ही न्यायालय के पक्ष में ही क्यों ना हो, वो भी अग्राह्य है। ठीक है, न्यायालय को गवर्नर बनने की इजाजत इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं दी गई है। ठीक है ना, निरंकुशता कहीं भी है तो वो अग्राह्य है। तो रेजिस्टे में बहुत अनिश्चितता है, इसलिए रेजिस्टे की आलोचना ये होती है। बस एक लाइन और बोलना प्रासंगिक होगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे मौखिक साक्ष्य तथ्यों के बारे में, ये हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट होना चाहिए अर्थात ये उसी व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, जो कहता है कि उसने स्वयं किन्हीं तथ्यों को अस्तित्व में आते देखा है, वही मौखिक साक्ष्य दे सकता है। लेकिन रेजिस्टे इस नियम का अपवाद है। वो व्यक्ति जो स्वयं किन्हीं तथ्यों को अस्तित्व में आते नहीं देखता, ठीक है, जैसे मोटर दुर्घटना हुई, मोटर तो दुर्घटना करके भाग गई। दुर्घटना जिस गाड़ी ने की वो तो घायल ने देखी है। ठीक है, तुम पहुंचे, तुमने पूछा किसने दुर्घटना की, घायल ने बताया कि फला नंबर की कार थी, और घायल मर गया। साक्ष्य देने कौन आएगा? तुम। फला नंबर की कार को उसे टक्कर मारते तुमने नहीं देखा, और तुम क्या दोगे? मौखिक साक्ष्य, क्योंकि फला नंबर की कार ने तुम्हें लिख के थोड़ी दिया कि हमने टक्कर मारी। तुम तो मौखिक साक्ष्य दोगे कि मरने वाले ने हमें यह बताया। सामान्य नियम क्या है? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अर्थात सामान्य नियम हियरस एविडेंस के विरुद्ध है, अनुश्रुति के साक्ष्य के विरुद्ध है। लेकिन रेजिस्टे इसका अपवाद है। ठीक है, रेजिस्टे भी इसका अपवाद है, संस्वीकृतियां यानी कन्फेशन भी इसका अपवाद है। और धारा 32 में, पिछले एविडेंस एक्ट में धारा 32 में जो मृत्युकालिक कथन था, इसमें भी कहीं होगा, वो इनका अपवाद है। तो रेजिस्टे का नियम अनुश्रुति के साक्ष्य हियरस एविडेंस के अपवाद के तौर पर भी ग्राह्य होता है। यह आपका रेजिस्टे जो पिछले एविडेंस एक्ट में धारा 6 में था, यहां धारा 4 में अंतर कोई नहीं आया। ठीक है ना। इसके 3 दृष्टांत दिए गए, तीनों दृष्टांत देख ले। कहता खा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। का या खा या पास खड़े लोगों के द्वारा, का पीटने वाला है, खा पीटने वाला है, पास खड़े लोग, इनके द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय यानी संव्यवहार के चलने के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या इतने पश्चात किया गया कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया, वह सुसंगत। यानी जब शुरू नहीं हुआ संव्यवहार और पीटने वाला कह रहा था कि रुको रुको अभी देख लेंगे, ये भी सुसंगत है। भागते समय उसने पीटने के बाद भागते समय जो कहा वो भी सुसंगत है, और पीटने के दौरान जो कुछ कहा वो भी सुसंगत है। और इसका साक्ष्य तीनों दे सकते हैं, पीटने वाला और पास खड़े लोग। ठीक, कहता है का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया और ये काम किए युद्ध में। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे का उन सभी में उपस्थित न रहा हो। और ये सारे काम एक ही जगह पर हुए हो ये भी जरूरी नहीं, भिन्न स्थानों पर घटित हो सकते हैं, एक के बाद भिन्न समयों पर भी घटित हो सकते हैं। एक जगह पर 10 मई को जेल तोड़ी गई, 12 को उसी षड्यंत्र के अनुसरण में मेरठ में विद्रोह हुआ, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या विभिन्न स्थानों विभिन्न समयों पर घटित हुए, चाहे एक ही स्थान एक ही समय पर घटित हुए, ये लिखा है। ठीक है ना। कहता है का एक पत्र में, जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए खा पर वाद लाता है। ठीक है, जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं, जिनमें वह अंतर्विष्ट वे सुसंगत है, तथ्य है, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो। प्रश्न यह है कि हम लोगों के बीच विक्रय के संबंध में एक बातचीत चल रही थी।
और विक्रय संबंधित चीज का विक्रय करने से जब तुमने मना कर दिया, तब हमने तुम्हारे लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। क्योंकि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आदमी चिढ़कर करता है। वो चिढ़ तब नहीं पैदा हुई थी जब संव्यवहार शुरू हुआ था। संव्यवहार शुरू में तो हमने तो पत्र लिखा होगा कि क्या तुम अपना घर बेचने को राजी हो, ये वो ये लिखा होगा। वो पत्र उसके अस्तित्व विवाद थोड़ी है, क्योंकि उसमें अपमानजनक लेख अंतर्विष्ट थोड़ी है। लेकिन अपमानजनक लेख जिस पत्र में अंतर्विष्ट है वह इसी, ठीक है, संव्यवहार का भाग है। तो संव्यवहार जिस पत्र से शुरू हुआ, यद्यपि उसमें अंतर्विष्ट लेख अपमानजनक नहीं है, उसका भी साक्ष्य दिया जाएगा, क्योंकि वह, और हो सकता है वो महीनों पहले, सालों पहले लिखा गया हो, इसीलिए कुछ समय पूर्व ये लिखा है। ठीक है, न्यायालय को लगता नहीं है इसी संव्यवहार का भाग है और उसके सही रूप गुण या प्रकृति को दर्शा रहा है, ग्राह्य। ठीक है ना। कहता है प्रश्न ये है कि क्या खासे आदिष्ट अमुक माल काको परिदत्त किया गया था। जो प्रश्न ये है कि क्या इन्होंने अमुक माल इन्हें दिया है, आदिष्ट क्या ये नहीं दिया है। ठीक है, ये बामाल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिधान सुसंगत थे। इन्हें देने के लिए इन्हें दिया गया था, इन्हें दिया, इन्हें दिया कि इन्हें दे देना लास्ट में। तो हमने इन्हें दिया या नहीं दिया ये विवाद नहीं है, लेकिन इन्हें इसलिए दिया गया था और इन्हें तक माल पहुंचने से बहुत पहले इन्हें दिया गया था। भिन्न स्थान पर भी दिया जा सकता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता अगर न्यायालय को लगता है कि कुछ समय पूर्व दिया गया है और इनको दिया जाना इसी संव्यवहार का भाग है, तो इसका साक्ष्य ग्राह्य हो जाएगा रेजिस्ट्री के अंतर्गत। ये रेजिस्ट्री है। कल हम लोग अगले सेक्शन 5 पर बात करेंगे।